आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इसका यूज हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं, वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसका यूज करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने में इसका यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या। तो इसके पहले आप लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन देते हैं डिटर्मिनेंट्स का। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन एसोसिएट्स ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मतलब अगर एक कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिंगल नंबर के साथ एसोसिएट होता है, उसको हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी आप हिंदी में समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक व्यंजक या एक संख्या से संबद्ध किया जा सकता है। इस व्यंजक या संख्या को आव्यूह का सारणिक कहते हैं। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर से एसोसिएट किया जा सकता है, उसी नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप डिफरेंस समझेंगे कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स या नंबर का कलेक्शन है, लेकिन डिटर्मिनेंट से हम लोग एक सिंगल वैल्यू प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जैसे यह एक मैट्रिक्स है, ये 1 by 1 ऑर्डर का है, यानी इसमें एक रो एक कॉलम है। तो ये आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। जब हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से मॉड स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 7 के बगल में इस तरह से लाइन खींच दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स में इस तरह से रेक्टेंगुलर हम लोग बॉक्स बनाते हैं और डिटर्मिनेंट में हम लोग पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं बी। इसमें भी आप देखिएगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 2 by 2 ऑर्डर का है। जब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो अब इसको आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 2 5 1 7। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 2 5 1 7 का कलेक्शन है, लेकिन इसमें भी 2 5 1 7 लिखा गया है, लेकिन इससे हम एक सिंगल वैल्यू प्राप्त करते हैं। इसका रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू होता है। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। अब एक देखिएगा, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें इसका ऑर्डर 3 by 3 है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं। जब यह मैट्रिक्स सी है, जब इसको डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट सी, और ये सारे एलिमेंट एज इट इज आपको लिख देना है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट सी होगा। अब हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा एक सिंगल वैल्यू देगा और उस वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यह फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट 7 का सीधा सीधा 7 हो जाएगा। लेकिन यह जो डिटर्मिनेंट बी है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो जब इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको निकालने का आप मेथड सीखेंगे। 2 5 1 7 इस तरह से एलिमेंट है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में आपको याद होगा कि इसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। एक तरह से ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है।
तो सबसे पहले मैट्रिक्स में जिस प्लेस पर डायगोनल पे एलिमेंट हैं, डायगोनल के प्लेस पर जो एलिमेंट है, इनका आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 में हो गया, और इधर से इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं ज्योमेट्री के हेल्प से कि जैसे ज्योमेट्री में स्क्वायर में 2 डायगोनल होता है, एक इधर से है एक इधर से है, तो आपको डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 का 5 में, और बीच में आपको माइनस साइन यूज करना है। फिर से इस चीज़ को आप समझेंगे। सबसे पहले इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7, माइनस आपको लगाना है, फिर इस डायगोनल पर जो एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 का 5 में 1 × 5, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 14 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 5 हो गया। फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट मिल गया 9। इस तरह से इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू मिली वह वैल्यू मिली 9। इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि डिटरमिनेंट से हम लोग एक सिंगल वैल्यू हमें मिलता है। और यह जो 9 है, यह जो बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ ये 9 एसोसिएट करता है। अब ये किस तरह से एसोसिएट करता है, इसका यूज आपको जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं। सपोज करिए यह एक मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर का है, इसमें एलिमेंट है A B C D E F G H I। ये आपका R1, ये R2, ये R3, आपके 3 रो हो गए। ये आपका फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इस तरह से इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 3×3 ऑर्डर का है। यह आपका एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से एसोसिएट करने वाला जब हम डिटरमिनेंट A लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा डिटरमिनेंट A इक्वल टू, ये सारे एंट्री आप लिख लेंगे और बगल में आप पैरेलल लाइन लिख देंगे। तो अब यह आपका डिटरमिनेंट A हो गया। ये मैट्रिक्स A है और ये डिटरमिनेंट A है। तो इस डिटरमिनेंट A में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी प्लेस का साइन होता है। तो सभी प्लेस का साइन कैसे, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो अल्टरनेट इसका साइन चेंज करते हुए हम लोग याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग ये साइन आपका होता है। तो इस डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग ये साइन याद रखिएगा। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग 6th मेथड से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू को हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। हम R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम C1, C2 या C3 के रिस्पेक्ट भी अलग अलग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले सीखते हैं कि R1 के थ्रू किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। ये आपका फर्स्ट रो है, ये R1, तो R1 में एलिमेंट है ABC, ये एलिमेंट है ABC। तो इन तीनों एलिमेंट को आप सबसे पहले लिख देंगे A B C। B के साथ यहाँ पर माइनस लगाया गया है क्योंकि यह जो साइन है वो एक्चुअल में कोफैक्टर का होता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप इसी तरह से समझेंगे कि यह A एलिमेंट आपने लिखा, इसका प्लेस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लिखना है। तीसरा एलिमेंट C है, C आपको लिख देना है। अब इन एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई जो ये हुआ है डिटरमिनेंट का, यह डिटरमिनेंट आपका थर्ड ऑर्डर का है। तो ये थर्ड ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में स्प्लिट किया जाता है, फिर सेकंड से हम इवेल्युएट करते हैं। तो इन एलिमेंट्स A, B और C के साथ
ये जो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं ये आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपल प्रोसीजर होता है कि जिस एलिमेंट का ये लिखना है डिटरमिनेंट, तो एक्चुअल में इसका ये कहलाता है माइनर। अगर साइन के साथ लिखेंगे तो उसको हम कोफैक्टर कहेंगे, लेकिन ये चीज़ आगे आप सीखेंगे, यहाँ पर आप सीधा एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो ए एलिमेंट्स के साथ क्या लिखना है, तो ए का कॉलम और ए का रो आप कवर कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ए का ये हम रो कवर कर दिए और ए का हम कॉलम कवर कर दिए। तो इन दोनों को कवर करने के बाद जो एलिमेंट शेष दिख रहा है आपको वो है ई एफ एच आई। तो ए के साथ आप ई एफ एच आई लिख देंगे। अब बी का लिखना है, तो बी का कॉलम यह है C2 और बी का रो ये दोनों कवर कर देंगे। अब एलिमेंट जो आपको दिख रहा है वो D, F, G और I दिख रहा है, ये D, F, G, I। तो यहाँ पर आप D, F, G, I लिख देंगे। इस तरह से C के करेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, तो C का कॉलम और C का रो इस तरह से आप कवर कर देंगे। C का रो और कॉलम आप कवर कर देंगे। तो जो एलिमेंट आपको दिख रहा हुआ है वो D, E और G, H है, यानी ये चारों एलिमेंट D, E, G, H। तो यहाँ पर D, E, G, H लिख देंगे। तो इस तरह से इसका आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम इन सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर में चेंज हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना हम लोग जानते हैं। ए आपने लिख लिया, उसके बाद सबसे पहले इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई आई ई इंटू आई माइनस आपको अपने आप से लगाना है, फिर एच का मल्टीप्लाई एफ में होगा, एच इंटू एफ। माइनस बी आपने लिख लिया, फिर आप इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी आई, माइनस आपको लगाना है, फिर जी का एफ में मल्टीप्लाई जी एफ हो गया। इस तरह से सी आप नीचे लिख लिए। इस डायगोनल को सबसे मल्टीप्लाई पहले करना है डी एच माइनस जी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आप ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके बी से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बी से, और इसको सब्ट्रैक्ट करके सी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीनों टर्म को आप सॉल्व कर लेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ये डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आप जो देख रहे हैं डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करने के लिए यह एक्सपेंड करने का प्रॉपर मेथड है। लेकिन इस पर एक मेथड और आपको सीख लेना चाहिए, इसको हम लोग सारस मेथड कहते हैं। इससे हम किसी डिटरमिनेंट को सीधे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। यह मेथड केवल आपको बताया जा रहा है, कंपटीशन में आप इसका यूज करेंगे। अब अगर हम ए का ई आई में मल्टीप्लाई करें तो ए ई आई, माइनस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जी एफ यहाँ लिखा गया और सी डी एच यहाँ लिखा गया। यानी इसमें से हमको कुल 6 टर्म्स मिलेंगे, उसमें से 3 पॉजिटिव टर्म हमने पहले लिख लिया और ये जो नेगेटिव टर्म हमें मिलेगा तीनों में वो माइनस कॉमन करके यहाँ लिख दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव का ग्रुप हो गया, ये पूरा नेगेटिव का ग्रुप हो गया। तो ये जो सारस मेथड है इससे हम सीधे इस स्टेप पर आ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इस मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट को तीनों कॉलम वाइज आप लिख लेंगे। देखिए ये आपका है ए डी जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपके 9 एलिमेंट्स लिख लिए गए। अब आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम फिर से रिपीट करके लिख देना है। अब ये जो तीनों पॉजिटिव टर्म है ये आपको कैसे मिलेगा, नीचे से 2 एलिमेंट आपको छोड़ करके इस तरह से डायगोनल स्ट्रक्चर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये हमने ड्रा किया, ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा ए ई आई, ये एलिमेंट मिल जाएगा।
BFG ये एलिमेंट मिल जाएगा और CDH ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो इन तीनों, इस ग्रुप का मल्टीप्लाई प्लस इस ग्रुप का मल्टीप्लाई प्लस इस ग्रुप का मल्टीप्लाई करके आप एक साथ लिख देंगे। फिर माइनस आपको लगाना है, फिर ऊपर से दो एलिमेंट छोड़ करके इस तरह से फिर डायगोनल में लाइन ड्रा कर लेना है। तो आप इस डायगोनल के एलिमेंट को देखेंगे, GEC ये आपका एलिमेंट मिल गया, HFA यह एलिमेंट मिल गया, IDB यह एलिमेंट मिल गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देंगे, फिर इन दोनों को सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर आपसे यह चीज़ कहेंगे कि इस सारस मेथड का यूज आप नहीं करेंगे, आप इसको प्रॉपर इस तरह से एक्सपेंड करते हुए आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू को। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए डिटरमिनेंट A है, उसमें ये एलिमेंट्स हैं सब, इसकी वैल्यू को निकालते हैं दो तरीके से। सबसे पहले हम R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इस फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 -4 1, तो आपको लिखना है 2 -4 1। इस प्लेस का साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस आपको अपने आप से लगाना है। यह एलिमेंट आपने लिखा, माइनस के साथ ये एलिमेंट, फिर प्लस के साथ ये एलिमेंट। फिर इनके करस्पॉन्डिंग ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे लिखना है उसको आप ध्यान दीजिएगा। 2 के करस्पॉन्डिंग ये लिखना है, तो आप ये जो एलिमेंट आपका 2 है, इसका रो और इसका कॉलम, ये दोनों आप कवर कर दीजिए। तो आपको एलिमेंट मिलेगा 2 5 2 3, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको -4 के करस्पॉन्डिंग लिखना है, तो -4 का कॉलम और -4 का रो, ये दोनों आपको कवर करना है, ध्यान देंगे। तो 3 5 -1 3 बचेगा, उसको यहाँ पर लिख देना है 3 5 -1 3। फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो इस 1 का ये रो और ये कॉलम आपका कवर हो जाएगा। तो 3 2 -1 और 2 शेष बच रहा है, तो इसको लिख देंगे 3 2 -1 2। अब ये 2 आप नीचे लिख लिए, इसको किस तरह से एक्सपेंड करना है? सबसे पहले इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6, माइनस आपको आप अपने आप से लगाना है। फिर इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। पहले इस डायगोनल का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस आपको लगाना है अपने आप से, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया। फिर ये आपका +1, इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, माइनस आपको लिखना है, इसका मल्टीप्लाई -2, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। तो 6 -10 -4 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया -8, ये 9 + 5 14 4 जा 56, 6 + 2 8 8 1 जा 8, ये दोनों आप ऐड कर दिए, 64 -8, ये आपको रिजल्ट मिल गया 56। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 56 मिली। यह जो एक्सपेंशन हुआ वो R1 के रिस्पेक्ट हुआ। अब इसी सेम डिटरमिनेंट को आप किसी दूसरे रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अब दूसरा एक्सपेंशन हम लोग ले रहे हैं C3 के रिस्पेक्ट, थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, थर्ड कॉलम में एलिमेंट है 1 5 3, 1 5 3, तो इस प्लेस का साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो ये एलिमेंट आप लिखेंगे 1 -5 और 3। अब इनके करस्पॉन्डिंग किस तरह से डिटरमिनेंट लिखना है, तो वह चीज़ आपका क्लियर है। जैसे अभी हम लोग पहले कर रहे थे, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपको करना है। अब जैसे ये 1 है, इस 1 का जब रो और कॉलम कवर कर देंगे तो 3 2 -1 2 हो जाएगा। ये आपका 1 के करस्पॉन्डिंग लिख उठा।
फिर आपका एलिमेंट है 5, तो 5 का रो और 5 का कॉलम कवर कर देंगे, तो 2 - 4 - 1 2 होगा, वो -5 के साथ आपको लिख देना है। फिर ये एलिमेंट आपका 3 है, तो 3 का रो और कॉलम कवर कर देंगे, तो 2 - 4 3 2 हुआ, तो ये आपको 3 के साथ लिख देना है। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रो और कॉलम को कवर करने के बाद जो बाकी एलिमेंट बचेगा उसी को यहाँ पर लिखना है। अब इसको सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर, 3 2 जा 6, ये -2, लेकिन बीच में जो माइनस आप लगाते हैं इसके कारण प्लस हो गया, -5 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस ये आपका +4 है, इसलिए -4 लिखा गया है। 3 2 2 जा 4, ये होगा -12 और एक माइनस पहले से इसलिए प्लस हो गया। फिर इसको सॉल्व करिए, 6 + 2 8, 4 - 4 0, 12 + 4 16, और 16 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 8 मिल करके 56 हुआ। आप रिजल्ट पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जब हम R1 के थ्रू एक्सपेंड किए तब हमारा रिजल्ट 56 आ रहा था, और अब C3 के थ्रू एक्सपेंड कर दिए तो अब भी रिजल्ट 56 आ रहा है। यानी हम किसी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम डिटरमिनेंट में उस रो या कॉलम को प्रेफर करते हैं जिस रो या कॉलम में ज़्यादा एलिमेंट 0 होता है। अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में एलिमेंट्स 0 है ज़्यादा, तो उस समय जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर C3 में 1 और -5 जो है, 1 और 5 के प्लेस पर अगर 0 होता तो यह वैल्यू और ये वैल्यू एट वंस 0 हो जाता। केवल ये थर्ड आपको सॉल्व करना पड़ता, आपको क्विक डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला, यहाँ पर देखिएगा कि हम उस रो या कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 एलिमेंट होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हम डिटरमिनेंट में उसी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट 0 होता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर वो थर्ड ऑर्डर का है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों सपोज करिए कि यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स इक्वल है। तो आप सभी को पता है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हों। अब ये भी 2×2 ऑर्डर का है, ये भी 2×2 ऑर्डर का है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं। यानी A11 का एलिमेंट इस A11 के एलिमेंट के इक्वल कर देंगे। तो x = 6 - x, इसको हम सॉल्व कर दिए तो x की वैल्यू हमको 3 मिल गई। यह एलिमेंट आपका 2 1 प्लेस पर है, तो ये 2 1 के प्लेस के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से 6 = a, यानी a = 6 हो गया। यहाँ पर ये 1 2 एलिमेंट 1 2 के इक्वल है, और ये एलिमेंट 2 2 के प्लेस के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी वाईफाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इस डिटरमिनेंट को भी सॉल्व कर लीजिए, इस डिटरमिनेंट को भी इवेलुएट कर लीजिए, फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसको प्रॉपर सॉल्व करते हुए आप अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए। एक पॉइंट और भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो डिटरमिनेंट को हम इक्वल कर सकते हैं, उनके ऑर्डर सेम हों या ना हों।
दोनों कंडीशन में हम दो डिटरमिनेंट को इक्वल कर सकते हैं। एक डिटरमिनेंट आपका सेकंड ऑर्डर का होगा, दूसरा थर्ड ऑर्डर का होगा, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि डिटरमिनेंट से एक सिंगल वैल्यू मिलता है, इसलिए ऑर्डर उसमें कोई विशेष रोल प्ले नहीं करता है। तो आप इसको सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस डायगोनल का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 6 का 4 में 24। अब यह एक इक्वेशन हो गया। तो 2x स्क्वायर और ये 24 आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 26 माइनस 20, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आपको मिला। 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर इक्वल टू 3, and taking square root both side we get x equal to plus minus root 3। तो इस तरह से अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो उनको इवेल्युएट करके आप इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद अननोन वेरिएबल की वैल्यू आप निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स, मतलब डिटरमिनेंट का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करिए बच्चों, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। तो इस ट्रायंगल के एरिया को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डिटरमिनेंट के हेल्प से। तो उसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट जो एब्सिसा है, यानी x1 x2 x3, इसको आप एक कॉलम में लिख दीजिए। सभी एब्सिसा एक कॉलम में आप लिख दीजिए और जितने ऑर्डिनेट हैं यानी y1 y2 y3 इसको सेकंड कॉलम में लिख दीजिए और थर्ड कॉलम में आप 1 1 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद इस ट्रायंगल की एरिया निकल आएगी। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान देंगे कि जब हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर ये जो एंट्री होता है इसमें काफ़ी बड़े बड़े डिजिट कभी आ जाते हैं। तो इनको इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और आगे हम लोग सीखेंगे कि डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यह किस तरह से करेक्ट है ट्रायंगल एरिया का फार्मूला, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको सबसे पहले एक्सपेंड करिए। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंड करेंगे C1 के रिस्पेक्ट, यानी फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है x1 x2 x3। साइन आप देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो ये x1 प्लस के साथ लिखा गया, माइनस के साथ x2 और प्लस के साथ x3 लिख दीजिए। अब इनके करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को लिखना है। तो x1 का जब लिखेंगे तो x1 का रो और कॉलम कवर कर दीजिए। तो y2 1 y3 1 यहाँ लिख दीजिए। x2 का यह रो और ये कॉलम कवर कर दीजिए। तो y1 1 y3 1 ये लिख दिए। फिर x3 का जब रो और कॉलम आप कवर करेंगे तो y1 1 y2 1 ये लिख दीजिए। अब आइए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो हाफ x1 इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y2 माइनस इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y3 माइनस x2 इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y1 माइनस इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y3 प्लस x3 इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y1 माइनस इस डायगोनल का मल्टीप्लाई y2। x1 y2 माइनस y3, इसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड ब्रैकेट। तो ये दोनों आपस में चेंज कर लेंगे साइन, y3 पॉजिटिव हो जाएगा, y1 नेगेटिव हो जाएगा और x3 y1 माइनस y2। अब इसको बहुत ठीक से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ट्रायंगल एरिया का फार्मूला है। यानी इससे वेरीफाई हो गया कि हम इस तरह से डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में रख करके ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं।
बच्चों एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इस फार्मूले को याद करने का एक सीधा सा तरीका होता है। कभी कभी बच्चे इस फार्मूले को भूल जाते हैं, तो उसको कैसे आप याद रखेंगे। x1 x2 x3 सभी एब्सिसा आप लिख लीजिए, और एक आप मन में इमेजिन करिए सर्किल, सर्किल पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, और आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 3 1 1 2, इस ऑर्डर में आप रोटेट कर दीजिए। यानी ये हम आपको बता रहे हैं y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। तो इसको आप याद कर सकते हैं 2 3 3 1 1 2। तो इस तरह से ये आपका पुराना फार्मूला है, इससे आप परिचित हैं। तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके ट्रायंगल एरिया निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट का यूज हम लोग वेक्टर में भी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हैं। सपोज करिए वेक्टर ए है 2i 3j प्लस 1k, दूसरा वेक्टर बी है 4i माइनस 2j प्लस k। अब जब ए क्रॉस बी आप करेंगे तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना फर्स्ट रो में i j k, इसके बाद सेकंड रो और थर्ड रो में ध्यान देंगे। तो जो पहला वेक्टर है a, उसके कोफिशिएंट को सेकंड रो में लिखना है। यानी जो वेक्टर a का कोफिशिएंट है +2 +3 +1, इसको सेकंड रो में लिखना है। और जो दूसरा वेक्टर b है उसका जो कोफिशिएंट है 4 - 2 1, 4 - 2 1, ये आपको थर्ड रो में लिखना है। तो इस तरह से इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको आप 11th में सीख चुके हैं कि हम फर्स्ट रो के ही थ्रू एक्सपेंड करते थे, R1 के थ्रू एक्सपेंड किया जाता था। तो इसका साइन फिर आप याद करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो i j को माइनस के साथ लिखा गया और k को प्लस के साथ लिखा गया। फिर i का जो करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट है, i का कॉलम और i का रो कवर हो गया, 3 1 माइनस 2 1 ये हो गया। j का कॉलम और j का रो कवर कर दीजिए ये दोनों, तो 2 1 4 1 ये j के साथ हो गया। और k का कॉलम और k का रो कवर कर देंगे तो 2 3 4 माइनस 2 ये k के करेस्पॉन्डिंग हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। i पहले इस डायगोनल का मल्टीप्लाई 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई -2। देखिए माइनस साइन आपको लगाना है, ये -2 इसके साथ आ रहा है। माइनस j 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, k इसका इसमें मल्टीप्लाई -4 माइनस 4 का 3 में 12, 3 + 2 5 5, यहाँ पे ये हो जाएगा -2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +2j, और ये आपका हो गया -16k। तो इस तरह से जो ये आपको वेक्टर मिला, यह वेक्टर a और वेक्टर b के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट का यूज वेक्टर में भी करते हैं। आगे आप सीखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया जाता है डिटरमिनेंट का।